हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 का 44 वीडियो प्रीवियस ईयर वीडियो हम कर रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट। और ये 9/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है। अब दोस्तों आप देखेंगे तो आपको कई शिफ्ट ना हमारी वीडियो में मिस मिलेंगी, तो मैं उनके बारे में बता दूं। मेरे पास जो PDF है ना उसमें कुछ PDF मिस है, तो फिलहाल तो मेरे पास जो PDF है उसके अनुसार मैं आपको जो भी शिफ्ट है वो करा देता हूँ। और बाद में जब हमारी सीरीज अंत में खत्म होने वाली होगी उसमें मैं आपको जो मिसिंग शिफ्ट है ना वो लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए रेलवे की पाठशाला को। और हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि आपको आगामी 2-3 दिन के बाद जो मैथ्स की है प्रीवियस ईयर वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, आपको मिल जाए विद सॉल्यूशन। जो भी प्रीवियस ईयर 2018 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो भी आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट मिल जाए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। अब इस क्वेश्चन को आप किसी बुक में ढूंढोगे लूज एंड में तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप NCERT पढ़िए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो देखिए आपसे पूछा है कि जो मटर का पादप होता है, अब देखिए मटर के पादप को जो मेंडल था उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो उनमें 7 लक्षण पाए जाते हैं मटर के पादप में। 7 अलग अलग लक्षणों को लेकर उन्होंने यहाँ पर क्रॉस करवाया था, संकरण करवाया था। और उन 7 में से क्या थे, आपके प्रभावी भी थे, अप्रभावी थे। तो चलिए मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूं वे 7 लक्षण कौन कौन से हैं। तो गाइज ये हैं वो 7 आपके लक्षण जो मटर के पौधे में पाए जाते हैं। पहला उसकी हाइट 2 प्रकार की हो सकती है, लंबापन और बौनापन, ठीक है। उसके पुष्प की स्थिति यानी कि फूल है वो कहाँ पर आपके बने, यानी फूल कहाँ बनता है, तो आपके कक्ष पर बन सकता है और अग्रस्त पर बन सकता है। उसकी जो फली है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी है, तो फूली हुई हो सकती है और संकीर्णित हो सकती है, मतलब सिकड़ी हुई हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। उसके अलावा बात करें कि अपरिपक्व जो फली है उसका कलर कैसा हो सकता है, तो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। ये सारे प्रभावी है और ये सारे क्या है, अप्रभावी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर देखिए जो पुष्प है उसका रंग की बात करें तो बैंगनी हो सकता है तो प्रभावी होगा, और अगर सफेद होगा तो अप्रभावी होगा। अगर इसके अलावा बीज की आकृति गोलाकार है तो वो प्रभावी होगी, और झुर्रीदार है तो अप्रभावी होगी। उसी प्रकार बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी है, और अगर हरा है तो अप्रभावी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्टिव आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके सारे प्रभावी लक्षण होते हैं और ये जो होते हैं आपके अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को आप देखोगे तो हरी फली है वो आपके प्रभावी है, ठीक है, गोल बीज है वो भी प्रभावी है, और पीले बीज है वो भी प्रभावी है। लेकिन जो झुर्रीदार बीज है वो आपके अप्रभावी लक्षणों में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है, सार्वभौमिक नियम है, किस पर लागू होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पर लागू होता है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, तो आपसे बोला था ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है गाइज वो किसी भी वस्तुओं के आपके जोड़े पर लग जाता है जिनके द्रव्यमान अगर m1 m2 है तो उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं पर आपसे पूछा है कि वो किस पर आपके किस किस के बीच लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि वस्तुओं के किसी भी जोड़े पर, कोई भी आपको 2 वस्तु दे रखी है तो उन दोनों के बीच आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलो भार की एक पिस्तौल से 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली दागी जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए जल्दीबाजी में आप इस क्वेश्चन को करेंगे और गलत कर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं पिछले शिफ्ट से, लेकिन आप जल्दीबाजी में एक छोटी सी चीज को मिस कर देंगे, और वो है यहाँ पर देखिए भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गाइस, भार दिया हुआ है। और अगर भार दिया हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भार है, भार को आपको किलोग्राम में बदलना होगा। तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट किया था, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको आपके सामने करके दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें अगर सुधार करें तो इसके भार को हटाकर, ठीक है, इसका हम लिख देते हैं द्रव्यमान। क्या इसका पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सही कर सकते हैं क्वेश्चन को या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सही कर लेते हैं क्वेश्चन को, मान लेते हैं कि रेलवे ने जो गलती की छोटी सी उसको हम हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर को हटा देते हैं, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हम क्या कर देते हैं, इसके जो वेट है, ठीक है, वेट शब्द को हटाकर इसमें लगा देते हैं मास, ठीक है, क्या लगा देते हैं मास, और यहाँ लगा देते हैं द्रव्यमान।
द्रव्यमान, और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपके संवेग संरक्षण के नियम पर लागू होता है, आपके न्यूटन के थर्ड लॉ पर। और न्यूटन का थर्ड लॉ होता है उसमें संवेग संरक्षण यानी कि m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। अब देखिए m1 क्या है, गोली का द्रव्यमान, ठीक है, v1 क्या है, गोली का वेग, m2 क्या है, आपके गोली का, m1 क्या है, बंदूक का द्रव्यमान, v1 क्या है, बंदूक का वेग, m1 क्या है, गोली का द्रव्यमान, और v2 क्या है, गोली का वेग, यानी कि m1 v1 बराबर m2 v2। अब देखिए बंदूक का m1 यानी बंदूक का मास क्या है, आपको 2 किलो दे रखा है, बंदूक का वेग तो ज्ञात करना है, ठीक है। गोली का m2 यानी गोली का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। अब 40 ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे v2 से, v2 क्या है, गोली का वेग, गोली का वेग क्या है 160। अब देखिए आपको इसको हल करना है, 0 से 0, ये 0 से ये 0। अब देखिए 16 चौक 64, अब 64 आ गया, और बटे 10 तो पहले ही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये 2x है बराबर 2x, यानी कि 6.4 बराबर 2x, क्या आ रहा है 6.4 बराबर 2x। x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी 3.1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, और देखिए ये वैल्यू आएगी, वो आएगी नेगेटिव में, क्योंकि गाइज आपकी जो बंदूक है ना, जो प्रतिघाती वेग जब दिखाएगी तो पीछे की ओर हटती है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, हम आपको बता दिया m1 v1 बराबर m2 v2। मैं यहाँ पर फेयर कैलकुलेशन करता हूँ गाइज, तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप और अच्छे से घर पे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 प्रकार के चूने होते हैं, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaO, एक होता है बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। तो आपसे बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट CaO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप क्वेश्चन को किसी भी गूगल में सर्च करोगे तो आपका इसका आंसर हमेशा गलत ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी, मतलब उसमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस में है, मतलब जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे कम करंट किस में बहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा एबोनाइट। क्या आ जाएगा, एबोनाइट। लेकिन मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन सा तत्व होता है, उसकी प्रतिरोधकता कितनी कितनी होती है। तो गाइस ये है आपकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी की यहाँ पर जो लिस्ट है वो। अब देखिए सबसे कम जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है चांदी की, और जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होती है वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, उसके बाद में होता है कॉपर, उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक कुचालक की बात करें, प्रतिरोधक की बात करें, तो वो आपके होता है डायमंड, लेकिन डायमंड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वो है एबोनाइट, और उसके बाद में है कांच, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखिए वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, एबोनाइट की, ठीक है। डायमंड की तो कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा एबोनाइट। एबोनाइट का विद्युत रोधकता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लिस्ट है। तो यहाँ पर चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एबोनाइट में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ होता है, उसमें धारा को बनाए रखने के लिए, मतलब करंट को बनाए रखने के लिए सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाहता है कि जो विद्युत सेल होता है, विद्युत बैटरी होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा आपके स्टोर रहती है। तो देखिए गाइस जो आपकी बैटरी होती है ना, चाहे मोबाइल की बैटरी हो चाहे कोई सी बैटरी हो, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपके रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आपके उसके अंदर केमिकल एनर्जी पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है बैटरी जो होती है गाइस उसमें आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उन्हीं की मदद से उसके अंदर आपके रासायनिक ऊर्जा बनती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए धारा जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जिसको बोलते हैं इस आपके प्रत्यारोधी धारा, एक होती है दिष्ट धारा, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट और आपके अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है, मतलब दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा गाइस ऐसी धारा होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे आप कई बार आप प्रयोग करते होंगे, कंघे को आप अपने सिर में यानी बाल में घुमाते हो आपके सिर में, और आप कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हो तो कागज के टुकड़े आकर्षित होने लग जाते हैं कंघे की ओर, तो इसे बोलते हैं आपके दिष्ट धारा, या इसको बोलते हैं आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन दूसरी होती है जो जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये भी बहुत बड़ी होती है, आपके बहुत सारी बैटरीज होती है, उनमें दिष्ट धारा होती है। आपको पता है
हम घरों में जब लाइट चली जाती है, ठीक है, तो हम बहुत सारे उपकरण लगाते हैं लाइट को स्टोर करने के लिए, तो उनमें आपके डीसी ही होती है मेनली, आपको ध्यान रखना है। और आपके एसी की बात करें तो एसी क्या होती है, घरों में जो डायरेक्ट जो लाइट आती है, मतलब तारों के माध्यम से लाइट आती है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट ये है कि जो दिश धारा होती है, जो डायरेक्ट करंट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती डायरेक्ट वैल्यू की, ठीक है, डायरेक्ट करंट की। लेकिन जो आपके अल्टरनेटिव करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट, उसकी वैल्यू आपके चेंज होती है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 मिनट में उसकी वैल्यू 50 बार बदलती है, 1 सेकंड में 50 बार उसकी वैल्यू बदलती है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो भारत में जो आवृत्ति होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो होती है 50 हर्ट्ज। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था, तो निकोला टेस्ला नाम के वैज्ञानिक था, उसने आपके विद्युत धारा का आविष्कार किया था, प्रत्यावर्ती धारा का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी जीवित जीव की सटीक प्रति बनाई जाती है। मतलब होता क्या है कि एक तरीके से इसको आर्टिफिशियल जनन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव होता है ना, उसकी हूबहू प्रति, मतलब सेम टू सेम कॉपी बना दी जाती है, ठीक है। हम प्रयोगशाला में इसके माध्यम से बना जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं आपके क्लोनिंग। और क्लोनिंग से बनने वाले जो पहला जो जीव था जिसके माध्यम से क्लोनिंग की गई थी वो आपकी थी डॉली शिप, यानी कि डॉली भेड़। इसका राइट आंसर होगा डॉली भेड़ थी, डॉली शिप वो सबसे पहले क्लोनिंग के माध्यम से बनाई गई थी। तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग, मतलब किसी भी जीव का सेम कॉपी करना यूं की यूं, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लोनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राणियों में सबसे बड़ा समूह कौन सा है। यानी क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो उनमें सबसे बड़ा जो जगत था, सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो कौन सा था, तो आर्थ्रोपोडा था, वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है। आज या कल में हम आपको क्लासिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, बहुत सारे डिटेल के साथ, बहुत सारे नोट्स बनाने हैं अलग अलग बुक्स को स्टडी करके, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज या तो इवनिंग तक या मैं कल आपको इसका वीडियो दे दूंगा, तब आपको और डिटेल्स के बारे में समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और इस बल के द्वारा एक वस्तु को 5 मीटर दूर विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कार्य जो होता है ना, आपको बताया था W, वो होता है Fs cos थीटा। क्या होता है? Fs cos थीटा। लेकिन अगर बल आपके वस्तु की दिशा में ही लग रहा हो, ठीक है, यानी कि विस्थापन की दिशा में अगर बल लग रहा होता है तो cos थीटा होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान होता है 1। तो उस स्थिति में जो W होता है वो होता है Fs, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स क्या है, Fs, यानी कि फोर्स आपको दे रखा है 125 और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 5। तो आप इसको हल करेंगे, इसका आंसर आएगा 625। और कार्य का मान क्या होता है गाइस, जूल, तो इसका आंसर आ जाएगा 625 जूल। क्या आ जाएगा? 625 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपर रूप में प्रत्येक कार्बन आपके अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तथा इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। तो मैंने आपको उस टाइम में बताया था जब आपको अपर रूप पढ़ाए थे कार्बन के केमिस्ट्री के अंदर, आप देख सकते हैं स्पेशल वीडियो बना रखा है, और डिटेल से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको बहुत डिटेल से पता लग जाएगा। इसके अलावा मैंने सारे फिजिक्स से न्यूमेरिकल करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके अलावा उनका एक PDF भी बना के वेबसाइट पर डाल दिया है। इसके अलावा साइंस के पहले एक 40 शिफ्ट आए थे, उनके प्रीवियस ईयर मैंने विद वीडियो सॉल्यूशन आपको PDF बना दी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था जो ग्रेफाइट होता है गाइज, उसमें आपके एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और इसकी संरचना होती है वो आपके ऐसे षटभुजाकार होती है, ठीक है, हेक्सागन रूप में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार है, सड़क के किनारे से गिरती है और 0.5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा है कि ये कितनी हाइट पर स्थित थी, मतलब कितनी ऊंचाई से गिरी थी। तो देखिए जब कोई वस्तु गिरती है ना, तो आप ये मान के चलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है गाइस, 0। तो u बराबर तो हो गया 0, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो है 0.5 सेकंड। क्या होता है? 0.5 सेकंड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कि जो आपकी जो कार है वो आपके शुरू में जब गिरती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके शून्य स्थिति से करती है, मतलब u बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर देखिए 0.5 सेकंड, मैं साइड में लिख लेता हूँ। और g यानी कि g का मान होता है आपके a के बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल आपके एक्सेलरेशन के बराबर, जो ग्रेविटेशनल आपके एक्सेलरेशन होता है वो। तो यहाँ पर देखिए उसका मान आपको दे रखा है 10, ठीक है। अब देखिए आपको ऊंचाई याद करनी है, मतलब हाइट याद करनी है। अब हाइट देखिए आप गति के नियम लगाइए। तो पहला होता है v बराबर u प्लस 80, तो वहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं आता। और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए s का मतलब आपके विस्थापन होता है, मतलब हाइट से भी इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए s बराबर देखिए यहाँ पर u 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो देखिए 1/2, ठीक है,
ए का मतलब आपको मान दे रखा है 10 और टी का स्क्वायर का मतलब 0.5 और 0.5 का आपको करना है स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो 5, अब देखिए 5 इंटू आपके 0.5 का स्क्वायर, इसको आपको हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसको आपको हल कर लेना। ठीक है, आपका आंसर है वो आ जाएगा 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, इसको आपको हल करना है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब CaOH2 को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह किसको ग्रहण करके CaCO3 बन जाता है। तो देखिए आपका ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको जब आपके CO2 ग्रहण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है ना गाइस, तो ये आपके बना देता है CaCO3 प्लस H2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है और आपके CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत को बना देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, रेडियो धर्मी जो तत्व होते हैं, उनको कहाँ पर रखा गया है। वैसे तो गाइस अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव आपके लगभग सभी वर्गों में है, कहीं ना कहीं किसी में 1 है किसी में 2 है, लेकिन आपके रेडियो एक्टिव तो जो गुणधर्म दिखाते हैं ना वो यूरेनियम 92 के बाद, ठीक है, यूरेनियम 92 के बाद जो तत्व आते हैं ना वो ज़्यादा आपके रेडियो एक्टिव गुण है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव गुण है वो यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व हैं वो ज़्यादा दर्शाते हैं। अब आप ये सोचिए यूरेनियम के 92 के बाद मतलब 93 94 ये वाले तत्व कहाँ पर आते हैं, तो आपको बता दें जो एक्टिनाइड होते हैं एक्टिनियम 89 के बाद, ठीक है, ये आते हैं 90 से और 103 के बीच। तो आपके जो एक्टिनाइड होते हैं ना वो इसका राइट आंसर आता है कि एक्टिनाइड होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। तो देखिए निर्वात में आपकी ऊष्मा है वो यात्रा कर सकती है, ठीक है, प्रकाश कर सकता है, यूवी कर सकती है, लेकिन जो आपकी ध्वनि है वो नहीं कर सकती, तो ध्वनि इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ध्वनि होती है वो आपके निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसके सूत्र में कितने जल के अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़े गलत लिख दिए हैं मैंने गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम नहीं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको सूत्र होता है Na2CO3.10H2 और इसको गाइस बोलते हैं आपके धोने का सोडा, धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। इसमें 10 जल के अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 जल के अणु। तो ऑप्शन 10 नहीं, आपको ध्यान रखना है कि 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं कि सहसंयोजी बंध होता है यानी कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है गाइज उसमें 2 परमाणु के बीच अधिकतम कितने आबंध बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सहसंयोजक बंध होता है 3 प्रकार का होता है। पहला कि आपके एकल बंध बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, एक द्विबंध बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन नहीं मतलब किसी भी 2 परमाणु के बीच आपके द्विबंध बन सकता है, और तीसरा हो सकता है जिसमें आपके त्रिबंध बन सकता है किन्हीं भी परमाणु के बीच। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें अधिकतम आपके 3 बंध बन सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि स्तनधारी जो होते हैं यानी मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो उनमें आपके कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हम मैमल्स के अंदर आते हैं तो हमारे हृदय में गाइस 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 कक्षक पाए जाते हैं। चलिए यानी कि 4 आपके ऑर्बिटल नहीं, इसको चैम्बर्स बोलते हैं वैसे इंग्लिश में ना, ऑर्बिटल इसमें बोल दिया, तो चैम्बर्स आपको ध्यान रखना है, 4 चैम्बर्स आपका हार्ट होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा दोनों का मान अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो इसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए हमको पता होना चाहिए ओम के नियम का, और मैंने आपको फिजिक्स है वो कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सारे न्यूमेरिकल आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए जो ओम का नियम होता है वो होता है V = IR। अब देखिए R की वैल्यू अगर पूछिए ना तो R बराबर क्या आ जाएगा V/I, क्या आ जाएगा V/I। अब देखिए आपसे बोला कि विभवांतर डबल कर दिया जाए, V का मान क्या कर दिया 2V, और धारा का मान I था उसका मान भी कर दिया 2I। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, R सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा गाइज, समान रहेगा, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अगला आपको दे रखा है कि 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं अलग अलग, और आपसे पूछे हैं कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए आपको पहला देखा संपीड्यता, इसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है। अब देखिए संपीड्यता वह गुणधर्म है जिसको बल देने पर, अच्छा जिसको अधिक बल देने पर उसका आकार नहीं बदलता। तो पहला डेफिनेशन गलत है, ये आपके जो दृढ़ता होती है, हार्डनेस होती है, उसका आपके परिभाषा होती है। दूसरा जो है वो होती है तरलता, यानी लिक्विडिटी की आपकी परिभाषा दे रखी है। तो लिक्विडिटी के बारे में उन्होंने बोल रखा है ये पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कोई पदार्थ है वो बहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है, तो आंसर आ जाएगा केवल दूसरा सत्य है, यानी कि ओनली द सेकंड इज राइट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड सही है। चलिए
अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि लैंथेनाइड जो होते हैं उनकी परास क्या होती है, मतलब लैंथेनाइड में कहाँ से कहाँ तक के तत्व शामिल होते हैं। तो मैंने आपको आवर्त सारणी के अंदर बताया था, अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, आवर्त सारणी के 3 वीडियो बना दिए हैं स्पेशल, आप देख सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन वाले बना रखे हैं, थ्योरी वाले बना रखे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था लैंथेनाइड जो होते हैं उसमें क्या होता है, लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं लैंथेनाइड। और लैंथेनम 57 के बाद आते हैं सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक, ल्यूटेशियम 71 तक इसमें तत्व आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 58 से 71 के बीच इसके तत्व शामिल होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक ऐसी स्टेट यानी कि ऐसी अवस्था जहां पर बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है तो उस फसल को किस रूप में जाना जाता है। मतलब डायरेक्ट कैश देके, यानी कि उसको बोलते हैं डायरेक्ट कैश देके पैसे कमाने वाली जो खेती, तो उसको बोलते हैं नगदी खेती या बागवानी खेती, यानी कि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। और यहाँ पर झूम खेती है। झूम खेती का मतलब होता है कि उस जगह पर पेड़ पौधे हैं उनको जलाकर खेती जो करते हैं उन्हें बोलते हैं झूम खेती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 15 किलो की एक वस्तु है, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा होती है वो होती है ई के बराबर 1/2 mv²। क्या होती है, ई के बराबर 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 m आपको दे रखा है मास यानी कि 15 किलो, ठीक है, और v यानी कि v आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 18 आपको करना है, 18 × 15 आप हल कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ये क्वेश्चन मैंने को कल ही कराया था, जब आपको मैंने द्विनाम पद्धति कराई थी कल आपको, तो उस समय आपको थोड़ा सा मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और आपसे बोला था कि सबसे छोटा जो होता है वो होता है जाति यानी कि स्पीसीज, और सबसे बड़ा होता है वो होता है उनका किंगडम, ठीक है, आपको उस टाइम बताया था और आपको पूरा सीक्वेंस भी बताया था। आप कल वाले वीडियो देख सकते हैं और डिटेल के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि जाति यानी कि स्पीसीज आपकी होती हैं, ठीक है, वो आपके सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई होती हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण होने पर जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो मैंने आपको बताया था कार्य होता है 3 प्रकार का होता है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये W बराबर FS cos थीटा, इस सूत्र से आपको पता लग सकता है। अब देखिए अगर cos थीटा का मान अगर आप किस प्रकार से माइनस रख देंगे ना, तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा -FS, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा का आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो माइनस आए। तो देखिए cos 180 जो होती है ना वो होती है -1, जो cos 180 होती है वो होती है -1, यानी कि आपके W बराबर देखिए FS और इसका मान हो जाएगा cos 180 -1, तो W बराबर हो जाएगा -FS, ठीक है, W बराबर हो जाएगा -FS, यानी कि 180 इसका राइट आंसर आ जाएगा 180। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औसत चाल और औसत वेग होते हैं वो किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए औसत जो चाल होती है और औसत वेग होता है ना वो निकालते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि ये जो आपके निकालते हैं ना वो आपको किसी भी एक अंतराल में, है ना, किसी भी एक इंटरवल में आपको कुल दूरी दे रखी है और कुल टाइम आपसे पूछा है कि पहले 10 सेकंड में इतनी मीटर दूरी, फिर अगले 10 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी, यानी कि आपको एक सर्टेन अंतराल दे रखा है, उसमें अगर आपको स्पीड ज्ञात करनी है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं औसत चाल या औसत वेग। तो गाइस आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।